Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths where we are doing advanced math series. अभी तक हम 1.1, 1.2 and 1.3 नहीं 1.3 स्टार्ट करेंगे, 1.2 कर चुके हैं and in this video we are going to start with the Venn diagram, the most important topic of sets. अगर ये पेपर में आ रहा है तो Venn diagram के बिना पेपर नहीं बनने वाला. There will be a question 3 marker और 5 marker based on Venn diagram. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको. सच में ऐसा लगेगा कि कुछ हमने आज नया सीखा है. वैसे तो नया सीखते ही हो मैथ्स में, बट एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा भी आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से. तो देखो वेन डायग्राम क्या था, एक जो हमने अभी तक सेट सीखा, सेट्स में हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सीखा था. आप ये समझ सकते हो हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं. एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे ना चीज़ें बहुत क्लियर होती है, आपको देख के पता चल जाता है अच्छा ए में इतने एलिमेंट्स है, बी में एलिमेंट्स है. मीन्स इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत आसान हो जाता है, विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, तो यही कह रहे हैं. तो इसमें अब क्या क्या मतलब है, देखो यू यूनिवर्सल होता है. यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा सेट जहाँ पे सब कुछ है, सब प्रेजेंट है, सब है. तो यू, तो द सेट जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू. ठीक है, नाउ द सर्कल में भी अब देखो ये आपके पास ए और बी. तो ए का मतलब है कि एक ए सेट है जो ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर जो जो है ना ये पूरा सब कुछ, ये द होल, होल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. तो अगर ए में कोई है तो वो इसके अंदर बिलोंग करेगा. सिमिलरली अगर बी में कोई है तो वो इस सर्कल के अंदर बिलोंग करेगा. अब आप देखो ये दोनों ओवरलैप करे. ओवरलैप ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ओवरलैप करे, कभी कर सकता है कभी नहीं कर सकता, बट व्हाट इफ़ इट डज. तो अगर ये ओवरलैप कर रहा है इट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है. तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेती हूँ. मान लो कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं. तो मान लो मैं ये कहती हूँ क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं. अब कुछ ऐसे बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, दोनों में इंटरेस्ट है, तो वो कहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे. वो ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट भी खेल रहे बैडमिंटन. बट अगर मैं सिर्फ बोलूँ ये वाला पॉइंट, तो ये ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है. अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैं, इसका मतलब है ये जो ग्रीन वाला एरिया है, इट मीन्स वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलते. बट अगर मैं यहाँ बीच में आई, इसका मतलब द वन हु प्लेज क्रिकेट एज वेल एज बैडमिंटन, वो दोनों गेम खेलता है. तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन. अब ये वेन डायग्राम करने से पहले बहुत सारा बेसिक्स है. बेसिक्स, आई मस्ट टेल यू बेसिक्स विच यू नीड टू लर्न. अगर बिना बेसिक्स जंप किए हुए आप पहुंचोगे सीधा एक्सरसाइज पे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपका मोटिवेशन और डाउन हो जाएगा. तो बेसिक पे बहुत अच्छा फोकस करना, बहुत ज़्यादा, इफ़ से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से, क्योंकि अगर यहाँ एक बार भी बेसिक वीक हो गया ना तो प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो कभी भी यूनियन वर्ड आ जाए, दो सेट्स का यूनियन, तो आपको क्या, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए वो देखते हैं. आप ऐसे समझो यूनियन का मतलब है सब कुछ. अब सेट्स मतलब लेट्स से आपके पास एक ए है और ये बी है. ठीक है, तो यूनियन कहते हैं ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को भी क्या कर लो, सब कुछ लिख दो, सब लिख दो. तो लेट्स से एक एग्जांपल लेती हूँ. मानो मैंने ये आपको दिया ए 1 2 3. ठीक है, बी है आपके पास, बी है 2 3 4 5 एंड 6. अब यूनियन हाउ डू वी नोट गिव द नोटेशन. तो इसकी जो नोटेशन होती है वो ये होती है यू. यूनियन मतलब यू, ऐसे याद रखना. सो सबसे पहले आई विल राइट ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी कहता है कि जो भी है ना ए और बी में सब लिख दो, सब कुछ मत छोड़ो. फिर बात आती है कि व्हाट इफ सम एलिमेंट्स आर कॉमन. तो कहते हैं कॉमन है तो कोई बात नहीं, एक ही बार लिखो लेकिन लिखो सब कुछ. तो आई विल स्टार्ट विद वन. तो मैंने वन के एक एलिमेंट लिख दिए सारे. फिर मैं बी पे आई तो मैंने देखा 2 है ऑलरेडी, 3 है, तो फिर लिखूंगी मैं 4 5 और 6. तो क्या ए यूनियन बी में सब कुछ आ गया सब कुछ. तो यही कहता है. सो ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, इज एक ऐसा सेट है कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी. ए का होगा या बी का होगा या फिर क्या होगा, दोनों. तो जैसे देखो वन, वन है तो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वन इज बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी. टू, टू इज बिलोंगिंग टू ए एज वेल एज बी. तो यही कह रहे, ये कहना चाह रहा है कि जो एलिमेंट होगा वो तो या तो किसी ए में प्रेजेंट होगा, कहाँ गया ये, या तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ए में प्रेजेंट होगा, या कहाँ प्रेजेंट होगा, बी में, या फिर हो सकता है वो दोनों ए एंड बी में
प्रेजेंट हो, तो ये समझना. सो लेट्स से इफ आई टेक 5, तो 5 इज बिलोंगिंग टू ए बट नॉट, सॉरी 5 is belonging to B but not A. But if I say 3, तो 3 is belonging to A and B. तो अगर आप A यूनियन B का कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो या तो वो A में होगा या वो B में होगा या हो सकता है दोनों में हो. दिस इज द डेफिनेशन दैट A and B is the set containing elements of A या तो B या दोनों. समझ आ गया. नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है. तो ये आपके पास है, ये ए है, ठीक है, और ये आपके पास बी है. यू इज द पूरा यूनिवर्सल सेट. ये जो एलिमेंट है ना, तो ये जो एलिमेंट अगर मैं यहाँ पिक करूँ, यहाँ पिक करूँ, ये ऐसे एलिमेंट है जो ना ए में है ना बी में है, बट यू में ऑब्वियसली है. सो ए है आपके पास, ये था ए पूरा, राइट, और ये था बी. तो ए यूनियन बी क्या होता है, इस होल को, इस पूरे को, पूरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरा इसको फिल कर दो. ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस होल इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले. देखो, आपके पास ए गिवन है 2 7 3 5. ये छोड़ो, ये तो इन्होंने बाद में बनाया है. 2 3 5 7 B 1 3 5. तो देखो जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगी, इन्होंने तो बना के मैंने डायरेक्ट बुक से कॉपी कर लिया था ये. तो यहाँ पे मैं बना के बताती हूँ. मैंने बनाया ए और मैंने बनाया बी. ए बनाया, बी बनाया, एंड दिस इज यू. ए में है 2 3 5 से. अब पहले देख लो कौन कौन कॉमन है. तो अगर आप नोटिस करो तो 3 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं. तो जो कॉमन है ना उसको यहाँ लिख दो. तो मैंने लिख दिया 3 और 5 मैंने यहाँ लिख दिया. अब जो ए में कौन बचा, 3 और 5 तो जा चुके हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 2 आ गया और 7 आ गया. बी में देखो 3 और 5 तो ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो, बी का पार्ट लिख चुके हो, तो क्या बचा 1 9 और 11. तो 1 9 और ये हो गया 11. तो दिस इज. सो जब आप ए यूनियन बी बनाओगे तो ए यूनियन बी, ये तो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, ए यूनियन बी बनाओगे तो क्या करोगे, पहले टू के एक एलिमेंट्स लिखो, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया. अब जब मैं बी पे आई तो बी का मैंने 1 लिखा, फिर 3 था तो मैंने कहा 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं, फिर हम लिखेंगे 9 और फिर हम लिखेंगे 11. ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी आ गया होगा समझ में. सब लिख दो. ए यूनियन बी का मतलब है सब, सब जो भी ए में है बी में ना, सबको लाओ उठा के और भर दो इसमें, वो होता है ए यूनियन बी का मतलब. ठीक है, अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे. जैसे यहाँ देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. तो जैसे आपके पास ए और बी है, तो ए यूनियन बी बनाना है. ए यूनियन बी बनाओगे तो क्या आएगा, ए के पहले एलिमेंट लिखो, 2 5 और 7 लिखा, 2 5 और 9 है, सॉरी 9 लिखा. उसके बाद देखो 1 पे आओ, मैंने 1 लिखा, मैंने 4 लिखा, और मैंने क्या लिख दिया 7. देखो कुछ भी कॉमन नहीं है. तो पता है इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा. वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है बट बता देती हूँ, इस बार अलग अलग बनेंगे. क्यों, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन है, नो नथिंग इज कॉमन. यहाँ लिखेंगे 2 5 और 9, यहाँ क्या लिखेंगे 1 4 and 7. नथिंग इज कॉमन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट ओवरलैपिंग बोथ, राइट. नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं सी यूनियन डी. सी यूनियन डी, तो ये हो जाएगा 3, पहले सी 5 और 6. अब जब नेक्स्ट गई, 3 ऑलरेडी लिखा है मत लिखो, 4 लिखो, 5 भी है मत लिखो, 6 भी है मत लिखो, तो ये आ गया 9. इसका वेन डायग्राम ज़रूर बनाओ. इसमें ओवरलैप करेगा, बिल्कुल करेगा. रीज़न, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. तो यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी. सी के एलिमेंट पहले कॉमन ढूंढो, कौन है कॉमन. कॉमन है आपके पास 3 5 और 6. तो यहाँ लिख दो 3 5 और 6. 3 5 6 तो जा चुके हैं, तो सी में तो कोई है ही नहीं. तो पता है इसका कैसे बनेगा, अभी बताती हूँ. और डी है आपके पास 5 और 9. तो देखो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है नहीं ना, तो इसका जो, ये तो मैंने ऐसे बना, इसका करेक्टेड जो वर्जन है वो ऐसे बनेगा. वो बनेगा, ये रहा आपके पास डी, और इसके अंदर सी आएगा, और ये आएगा 3 5 और 6, 5 और 9. ये होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. ओके, थर्ड में देखो पी यूनियन क्यू. पी यूनियन क्यू, तो जब हम बनाएंगे पहले लिखेंगे ए बी डी ई. अब देखो बी है नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, एफ और जी. तो जब आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो ये थोड़ा बड़ा ओवरलैपिंग करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ये रहा पी, ये रहा क्यू, बाहर यू. पी में कौन आ जाएगा, पहले कॉमन लिख लो. कॉमन में कौन कौन है जी, बी है और ई है. तो बी को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, एंड ए और डी. ए रहा, डी रहा. इधर कौन बचा, बी और सी, एफ और जी. सी एफ और जी. ठीक है, चलते हैं अब दूसरा आएगा
इंटरसेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूनियन पढ़ा था ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या बहुत अलग है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन है ना वो लिखो बस, ठीक है। और इसकी जो नोटेशन होती है उल्टा, कैप बोलते हैं इसे, कई बार कैप बोल दो। तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे पास दो एलिमेंट है, दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए लिया मैंने 1 2 3 4, और बी लिया मैंने 3 5 8 एंड 9। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और ये कहते हैं इन दोनों में जो कॉमन है ना बस वही लिखोगे, तो वो आर कॉमन, ओनली 3 इज द कॉमन, तो 3 लिखेंगे, राइट। अब एक नोट फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले पे आते हैं। अगर मैं कहती हूँ 3 ए इंटरसेक्शन बी में, तो क्या 3 डेफिनेटली ए में होगा? बिल्कुल है। क्या 3 बी में होगा? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ना एंड वर्ड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो ए इंटरसेक्शन का भी मतलब एक्स सच दैट एक्स कहाँ होगा? ए में भी होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगी, तभी आपको इसकी महत्व समझ आएगा। एंड का मतलब कि एंड मतलब दोनों में, और हिंदी वाला और, कि ए में भी हो और कहाँ वो बी में भी हो। सो इंटरसेक्शन का मतलब वो वाला रीजन जो कॉमन हो, जो ए में भी हो। क्या ये था वो रीजन? इसको हाईलाइट करते हैं अच्छे वाले कलर से ताकि दूर से दिखे। तो ये जो ये वाला ये रीजन है ना, दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। ऐसा रीजन जो ए में भी है और कहाँ है? बी में भी है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो डिनोटेड बाय ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इन्होंने यूनियन का भी बताया होगा। हम्म, देखो कभी भी और वर्ड दिखे ना, और क्वेश्चन में लगे अथवा या और का सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब होता है यूनियन, राइट। और कभी भी एंड वर्ड आए, एंड, तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। सो प्लीज हाईलाइट द स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो यही सारी चीजें हमारी मदद करने वाली है। और कभी इंटरसेक्शन हो तो एंड दिखते क्या समझ आ जाना चाहिए, एंड कि इंटरसेक्शन है, राइट। अब जैसे कुछ एग्जांपल, ए और बी है, ए इंटरसेक्शन बी लिखना, हमें क्या लिखना है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ कौन कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 9 कॉमन है, बस 3 5 एंड 9। और खुद देखो वेन डायग्राम में क्या हम ये वाला पार्ट लिखते हैं हमेशा, कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाले पार्ट को हम उठा के यहाँ पे तो लिखते हैं सबसे पहले, तो ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है ये आपका, फाइंड द इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बताना। इंटरसेक्शन सेट देना चाहिए, ऐसे मैं बार बार इंटरसेक्शन थोड़ी लिखूंगी। कौन कौन सा कॉमन है? ए बी एफ डी ई एफ है, तो ये कौन आएगा? एफ। इसका इंटरसेक्शन कौन है? इसका इंटरसेक्शन में कौन है? 1 है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 है, 1 और 9। 5 सी डी में कुछ कॉमन है? नथिंग इज कॉमन, तो 5, नथिंग। कुछ कॉमन है ना, 5 में कुछ है ही नहीं, और सी डी में बहुत कुछ है, पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 5। एक्स इज द नेचुरल नंबर, इसको सॉल्व करेंगे। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो 4 से बड़े नंबर्स होंगे 5 6 7 8 एंड सो ऑन, एंड लेस देन 10, ठीक है, 9। और 10 से लेस देन बोला है ना, तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा है एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 8 नहीं होता, और सीधा जाके कौन आएगा? 12। क्या है? व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन दीज टू? सो मुझे तो 6 दिख रहा है, बस 6, तो 6 इज द आंसर। तो ये था आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग, बिल्कुल अलग, कुछ भी इन दोनों के बीच कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नथिंग इज कॉमन, मतलब उनका इस बार इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 0। सो डिसजॉइंट, वैसे तो सबको इंग्लिश से समझ आ जाती है, लेकिन जो आपको याद रखना है, एक तो नो एलिमेंट इज कॉमन, कुछ कॉमन, ये इंग्लिश याद, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। कैसे? एक एग्जाम्पल बना था, हाँ मुझे याद है, एक जब हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा ये देखो ये वाला एग्जाम्पल,
259 और 147 जब हमने बनाया तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन था? नहीं था ना, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या बने थे, बिल्कुल अलग जुदा बने थे। तो वही वाला चीज़ है कि दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल अलग होने चाहिए। सो इन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में वेरीफाई करो कि कौन सा डिसजॉइंट है। तो देखो इनमें आपस में देखना है, 1 3 4 चेक करना क्या ये दोनों कभी सेम होंगे, नहीं। तो आप पहले ऐसे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। ठीक है, ऐसे और देखो ए के साथ पेयर देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 36, तो 36 के प्राइम फैक्टर में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, प्राइम फैक्टर बोला है ना तो बस 1 2 3 आएगा, और तो कोई नहीं आने वाला है। तो देखो इनमें तो 1 कॉमन हो गया, तो ए सी के साथ नहीं है। फिर ए डी के साथ है, 1 3 नहीं है। तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन डी इज अगेन 5, दैट इम्प्लाइज ए एंड डी आर डिसजॉइंट, ए एंड डी आर डिसजॉइंट। सिमिलरली देखो बी और सी, क्या बी और सी होंगे? सो बी और सी में देखो 5 6 7 8 है, बट इसमें 1 2 3 है, तो बी एंड सी भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, 5 है, दैट इम्प्लाइज बी एंड सी आर डिसजॉइंट्स, बी एंड सी आर डिसजॉइंट्स। सिमिलरली बी और डी देखना, बी और डी में देखो 5 कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी इंटरसेक्शन डी में कौन आ गया, 5 आ गया, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 5, therefore b and d are not, b and d are not disjoint, not disjoint। बी सी के साथ देखो, सी डी के साथ है, सी में 1 2 3 है, यहाँ पे 5, नो, सी एंड डी आर ऑल्सो, सी एंड डी आर 5, तो कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब सी एंड डी आर डिसजॉइंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो यहाँ पे दो तरीके डिफरेंस आएंगे, ठीक है, वो जो हम माइनस करते थे ना वैसा मत समझना, कुछ कुछ वैसा है बट पूरे एग्जैक्टली वैसा नहीं है। सो ए माइनस, सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे ए माइनस बी से, तो इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे ए माइनस बी में से ऐसे कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना उनको हटा दो। ए में से इसको रीड कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द सेट कंटेनिंग विच आर इन ए बट नॉट इन बी। अब ये इंग्लिश समझ नहीं आएगी, इसको आप ऐसे समझो, ए में से ना बी के एलिमेंट को हटा दो, तो दैट इज द ए माइनस बी। तो देखो जैसे ये आपके पास लेट से ये ए है और ये आपके पास बी है, अब मैं लिखना चाहती हूँ ए माइनस बी। अब ए लिखा, अब पहले देखो बी में देखो कौन कौन से बी के कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं, बी का मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 हटा दो। तो 2 जैसे ही आपने हटाया ये क्या बन गया आपके पास 1 और सॉरी 5 बच गया और 7, 5 और 7। तो अगर नोटिस करो, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊँ तो ये मान लो मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है बी, ठीक है। अब अगर मैं नोटिस करूँ ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऐसा है जो बी में है, ये एरिया जो ऐसा है वो बी में है, बट बी माइनस ए कहता है, ए माइनस बी कहता है कि ए में से बी के पार्ट को हटा दो, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस पार्ट, इस पार्ट को अगर मैं हटाना चाहूँगी तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा, क्या मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, और इसीलिए इस एरिया को किससे हाईलाइट करूँ कि दिख जाए, लगता तो नहीं दिखेगा, ये देखो ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये एरिया बन जाता है ए माइनस बी, दिस एरिया बिकम्स ए माइनस बी। तो सिमिलरली अगर मैं आपको ये देखो ये वाला एरिया पूछूं, दिस एरिया, ये एरिया क्या बन जाएगा, दिस एरिया विल बिकम बी। ये देखो ये पूरा बी था, उस बी में से आपने हटा दिया, बोलो भाग जाओ इसे हटो, तो ये जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, बी बचा, तो इसको हम बोलते हैं बी माइनस ए। और कई बार इसको एक और नाम बोला जाता है, इसे बोला जाता है ओनली बी, और ए माइनस बी को क्या बोला जाता है समटाइम्स, इसे हम बोलते हैं ओनली ए। ओनली ए और ए में बहुत डिफरेंस है, ओनली ए का मतलब है इस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको ए माइनस बी भी बोलोगे और इसको ओनली ए भी बोलोगे। तो ए जब बोलते हो तो ये पूरा, बट ओनली ए बोलते हो तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा के बोलते हो। ओके, अब जैसे ये डिफरेंस ऑफ ए और बी निकालना है, ए ये रहा बी ये रहा, तो देखो 2 6 8 यहाँ पे देखो कोई है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो पूरा का पूरा सेट ए माइनस बी देखो पूरा बन गया, 1 3 5 7 बन गया ना, क्योंकि है ही नहीं कुछ कॉमन। सेकेंड पार्ट देखो, ए बी पी क्यू और बी क्यू,
तो देखो ये रहा पी, तो पहले ना कॉमन ढूंढ लो, इनमें ये रहा बी कॉमन है और ये क्यू कॉमन है। तो जब मैं ए माइनस बी करूँगी तो कहूँगी भाग जाओ, पी और क्यू को बाहर निकाल दो। तो बाहर निकाला बी और क्यू को, तो क्या बचा आपके पास, ए बचा और बी बचा। सिमिलरली 157 है और यहाँ पे देखो 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो 1 को भी हटा दिया, 5 को भी हटा दिया और ये 9 को भी हटा दिया, तो क्या बचा ए माइनस बी में, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए लिखा आपने 5। ठीक है, क्लियर है? तो इसको तो अच्छे से याद कर लेना। एक मिनट, कि हो सकता है ए माइनस बी करते वक्त 5 भी बचे। डन। वैसे ही अब सीखते हैं हम बी माइनस ए, तो मैं समझा चुकी हूँ बी माइनस ए। अब जैसे ना इसी क्वेश्चन में एक काम करते हैं, बी माइनस ए निकाल लेते हैं ताकि आपको फर्स्ट पार्ट, अगर मैं आपसे पूछती हूँ बी माइनस ए करो, ठीक है? तो ये रहा बी, कहाँ गया? तो ये यहाँ दिखता है, वहाँ नहीं दिखता। तो ये बी है, ये ना 268 और यहाँ 1357, कुछ कॉमन नहीं है। तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, 268 एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में अगर मैं बी माइनस ए ही निकालना चाहूँ तो देखो बी और क्यू यहाँ थे ना, बी और क्यू। अब हटाना जरा बी और क्यू, जब बी भी हटा दिया क्यू भी हटा दिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, 5। थर्ड पार्ट बी माइनस ए, यहाँ से क्या था कॉमन, 1 5 और 9, 1 5 9 हटा दो, हटा दिया तो क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा और 1 5 7 बचा, 2 4 और 7। ओके, तो ये था आपका बी माइनस ए। इन्होंने बी माइनस ए अलग से नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हमने कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट, तारीफ वाला मत समझ लेना, ये बहुत अलग है उससे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा, ऐसे याद कर लो। तो जैसे अब कभी कहते हैं ना ए का किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे जैसे हम सीख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसको हिंदी में समझो पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है और वो एलिमेंट जो ए के बाहर है, क्या सेम बात है? तो यहाँ पे ना डेफिनेशन हिंदी में भी आपको समझ आनी चाहिए कि वो सारे एलिमेंट जो बाहर हो, जो ए में ना हो। तो देखो अगर मैं ये कहती हूँ ये सर्कल के अंदर पूरा का पूरा ए है, तो सर्कल के बाहर कौन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज वाई देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है इन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है वो सारे एक्स, अब देखो यहाँ बिलोंग करेगा, तो कह रहे वो सारे एक्स जो यू का तो पार्ट है ही है ना, यू का पार्ट तो है ही, बट वो ए में नहीं हो जाए। अगर कोई एलिमेंट यहाँ है तो क्या वो ए में है, नहीं, तो क्या लिखा है इसने, एक्स यू में तो हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्स ए में ना हो। ओके, तो ये डेफिनेशन याद भी करनी है आपको क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कॉम्प्ले वो डी मॉर्गन लॉ होता है, राइट? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट उससे पहले लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए देखो ए में कौन है, 1 3 2 और यू, यू देखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल ये रहा दिख रहा है। यूनिवर्सल कह रहे हैं सारे नेचुरल नंबर जो 9 से छोटे, तो सारे नेचुरल नंबर 9 से छोटे आ जाएंगे। ए है 1 to 7, 1 to 7। देखो ए और बी में क्या कॉमन था, 1 कॉमन था इसलिए हमने 1 लिख दिया, फिर 2 और 7 यहाँ लिख दिया, बाकी 6 8 9 यहाँ लिख दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो ए के बाहर है, ए के बाहर है। अब देखो 1 1 2 7, ए के बाहर कौन है, 6 8 9 4 5 3, क्या लिखोगे आप, 6 8 9 4 5 और 3। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी के क्या हो, बाहर हो। बी के बाहर कौन है, देखो ये रहा बी, बी के बाहर कौन है, 2 7 3 4 5, 2 7 3 4 5, पूरा बाहर देखना है, पूरा इसके बाहर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए में निकल के घूम जाओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी, अब ये अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ए यूनियन बी निकालना आपको। तो देखो ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके मैं मार्क कर दूँ, यहाँ इससे मार्क करती हूँ, ये देखो ये दिस 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 होल रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए यूनियन बी के क्या हो, बाहर। तो देखो जो ए यूनियन के बी के क्या हो, बाहर। ए यूनियन बी के बाहर कौन है, ये तो पूरा सेट, इसके बाहर कौन है, 3 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, जो इस अभी डायग्राम से बता रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1 नहीं 1 नहीं 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली ए
इंटरसेक्शन ये तो बाद में समझाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम डी मॉर्गन लॉ समझेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट वी विल डू सम प्रैक्टिकल एंड रियल बेस्ड क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम, जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे, ठीक है। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।